सड़क पैदा हुआ, सत्ता के केंद्रीकरण के वजह से जब विकृति पैदा हुई और वहां गोरबाचेव ने जब सुधार की प्रक्रिया शुरू की, एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और इतना बड़ा विश्व के मानचित्र का इतना बड़ा मुल्क रातों रात एक कतरा खून बहाए बगैर कई देशों में विकसित हो गया। और विघटन के बाद आप उस समय के प्रचार माध्यमों को, अखबारों को देखिए, जो भीड़ दौड़ी है मास्को में, वो भीड़ कहवा घरों में नहीं गई है, भोजनालयों में नहीं भागी है, वो भीड़ भागी है मंदिरों में, मस्जिदों में। व्यक्ति अगर बदला होता तो मंदिरों में न जाता, वो मस्जिदों में न जाता। अगर गरीबी खत्म हुई होती और उतने दशकों में समाज बराबर हो गया होता तो ये भूख नहीं पैदा हुई होती। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता बनाने में, चुनने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि राजनीति के क्षेत्र में जब कोई कार्यकर्ता आए तो कुछ संकल्पों के साथ आए, कुछ आचार संहिता उनके लिए बने कि कैसा होना चाहिए। पहले जो संकल्प होता था, ऊंचे आदर्श लेके आदमी आता था, मदिरापान नहीं करना है, मितव्ययी जीवन रहना है, अपरिग्रही जीवन करना है, लोभ को मारना है, ब्रह्मचर्य के साथ रहना है, कम से कम न्यूनतम खर्च में अपने जीवन यापन करना है ताकि हम राजनीतिक जीवन में बेईमान ना, बुरे मूल्यों से हमको समझौता न करना पड़े। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वही बदलाव की तड़प दिए हुए विभिन्न नामों से काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। और आप भी हमारे ही मंजिल के साथी हैं, विभिन्न नामों से आप काम कर रहे हैं। आज बहुत विकट हालत है इस देश में, बहुत विकट हालत है और महापुरुषों ने जो संग्राम करके छीना है आजादी, आज वो आजादी आपसे दूर होती चली जा रही है। लोकतंत्र में लोग भागता चला जा रहा है, दलित होता चला जा रहा है और सत्ता की ताकत इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आम आदमी के लिए असहमति की गुंजाइश न्यूनतम कम होता चला जा रहा है। रोज आपकी नागरिक आजादी में कटौती होती चली जा रही है। इस पर आपको फिक्रमंद होने की आवश्यकता है। 2024 अगर आपने नहीं बचा लिया, वर्तमान लोग जो सत्ता नशीन हैं, अगर उन्हें आपने सत्ता से बेखबर नहीं किया, उसके बाद परिवर्तन के बाद 6 महीने की सरकार बने, साल भर की ही कोई काम चलाऊ सरकार बने, तो भी मान लेना मुल्क में लोकशाही जीवित हो जाएगी, जनतंत्र जिंदा रहेगा। फिर आपको मौका मिलेगा अपने विचारों के संस्था को, जमात को आगे चलाने का। लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर जनता चुप गई 2024 के लोकसभा के चुनाव में, तो शायद लोकतंत्र के वो अंतिम दिन होंगे और इस चुनाव के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और शायद आप यहाँ बैठ के वो बातें नहीं बोल पाएंगे। हजारों हजार सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप नहीं जानते, इस देश के जेलों में, राजद्रोह की धाराओं में, यूएपीए की धाराओं में तमाम लोग जो मर गए, आज उन्हें जमानतें तक नहीं मिल रही हैं। तो किस तरह से आज इस मुल्क में लोकतंत्र की संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमले हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाओं की डिग्निटीज है उन्हें चौपट किया जा रहा है। हमारे पूर्व के साथी ने जिक्र किया सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का, आप देखते रहिए। अगर आपने गंभीरता से सोचा होगा तो आप देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे कई दशकों के बाद तक इस देश के पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने वाली जो स्वायत्तशासी संवैधानिक संस्था, उसमें आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन का अब तक कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। अगर पार्लियामेंट के एक संविधान पीठ ने बाकायदे विचार विमर्श करने के बाद अगर उसने फैसला किया कि निष्पक्ष और पारदर्शी अगर आयोग नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो बिना भेदभाव किए प्रधानमंत्री को भी नोटिस दे, आचार संहिता के उल्लंघन में सत्ता और विपक्ष का बगैर ख्याल किए। तो उसने एक सुझाव दिया कि जब तक पार्लियामेंट समुचित विचार के बाद कोई कानून नहीं बनाता, तब तक ये 3 सदस्यीय पैनल होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी होंगे, नेता विरोधी दल या लोकसभा में बड़े दल का नेता होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। आज क्या आपत्ता बन गई, आनन फानन में मानसून सत्र में राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को न रखना पड़े। अब आप करिए कितना ईमानदार समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री जी होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित उनके कैबिनेट का एक काबीना वजीर होगा।
बड़े साहब होंगे और साहब का चरण पादुका उठाने वाला एक आदमी वहां होगा और उसमें नेता प्रतिपक्ष होगा। तो या तो ये पाबंदी हो जाए, जैसा कि कुरैशी साहब ने एक सुझाव दिया कि सर्वसम्मत होना चाहिए, बहुमत से नहीं, तब तो बात समझ में आती है। नहीं तो 3-1-2-1 से अगर निर्णय होगा तो कौन बनेगा? ये तो बात साफ है, सत्ता का पसंदीदा आदमी उसके बगैर ट्रैक रिकॉर्ड को देखे, जिसको चाहे उसको बना दे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ। फिर जिस चुनाव के जरिए, निर्वाचन के जरिए आप आदमी में बदलाव देखना चाहते हैं, उस चुनाव को संपन्न कराने वाला वो संस्था, वो संवैधानिक संस्था अगर स्वयं स्वाधीन नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, तो हमारे मुल्क में सुराज कैसे आएगा? हमारे मुल्क में आज़ादी कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे लोक संसदीय लोकतंत्र, जिसके लिए इतना बड़ा संग्राम इस देश के किसानों के बीच से निकले हुए लोगों ने किया, महापुरुषों ने किया, आज वो खतरे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी चर्चा नहीं करते हुए कि वजह क्या है, इसमें परमात्मा का योगदान नहीं है कि जो दरिद्र है वो दरिद्र और होते चले जा रहे हैं। हमारे मुल्क में 60-65 वर्षों में कंगालों का पाताल बनता चला गया। एक तरफ कंगाली का पाताल पसरता चला जा रहा है और दूसरी तरफ अमीरी की अट्टालिका एक कोने में खड़ी होती चली जा रही है। 80% आर्थिक संपदा पर इस देश के 20% लोगों का स्वामित्व और 1-2 गिने हुए अरबपति आपकी आर्थिक संपदा का सर्वाधिक हिस्सा उनके स्वामित्व में। तो इस तरह का जहां आर्थिक बंटवारा होगा, आप कैसे कल्पना कर रहे हैं कि भारत की धरती पर लोगों को इंसाफ मिलेगा और यहाँ अमन होगा, यहाँ शांति होगी? इसलिए कोई बात और न करते हुए इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप समय की नजाकत को समझें और इतनी बात मैं कहना के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनों के साथ। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो यार, एक पत्थर उछालने की तबीयत पैदा कर दी है गरीब में, गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाले मजदूर में, धरती का छाती चीर के इस देश को अनाज देने वाले किसान को। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना। अगर पार्लियामेंट के भीतर आनंद फानंद में बनाया गया किसी विधेयक अगर क्रियान्वित हो गया होता, जैसा कि सरकार ने तो लागू कर दिया था, उसको मुलतवी किया सुप्रीम कोर्ट ने, अगर बहादुर किसान 750 अपनी जान न दिए होते और वर्षों तक 1 साल तक दिल्ली की सीमा पर न बैठे होते, मेरा ये कहना है चंपारण और स्वाधीनता संग्राम के तमाम आंदोलनों के बाद गांधी का अभिनव प्रयोग भारतवर्ष में आजादी के बाद अगर सबसे कोई कामयाब हुआ वो किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सीमा पर। अगर वो किसान न मरे होते तो जो कृषि विधेयक पारित हो गया था तो आप धरती के स्वामी बन रहते, धरती इस देश के धन्ना से होता। और आज चाहे वो धान पैदा करें, मक्का पैदा करें, गेहूं पैदा करें, कल्पना करिए कृषि विधेयक के कानून बन जाने के बाद अगर उनके समूचे उत्पाद अडानी के गोदाम में गए होते तो ये 9 वर्षों तक जो छाती पीट के कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हमने निःशुल्क अनाज दिया, कल्पना करो कि अगर अडानी के गोदाम में हो गया होता तो ये निःशुल्क अनाज कहाँ मिलता पीडीएस सिस्टम से? ये राशन की दुकानें कहाँ अस्तित्व में रहती? तो इसलिए पहले लोकशाही को बचाना, संवैधानिक संस्थाओं को खतरे से निकालना है। इसलिए जो जहाँ कहीं भी है मेरी दृष्टि में हम उसका अभिनंदन करने जरूर पहुँचे। बहुत जी ने मुझे कहा हमने कोई विस्तार से आपके बारे में बात नहीं की, क्या एजेंडा है, जाने के पहले मैं पता करूँ कि कौन से लोग हैं, वहाँ कैसा बैठना है, किस तरह की बातों पर विचार विमर्श होना है। केवल बात मैं इतनी समझी कि विभिन्न प्लेटफॉर्म से हमारे ही बात को, हमारे पुरखों की बात को अलग जगाने वाले लोग अगर कहीं भी इस देश में बुलाते हैं तो हम जाने में हिचकिचाते नहीं, उनके साथ। क्योंकि अगर दिया जलाने वाला कोई आदमी है, अगर सेत के निर्माण में गिलहरी भी अपने बालों में इकट्ठे किए गए रेत का योगदान कर रही है तो उस गिलहरी का भी अभिनंदन हुआ। और यही हम आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ। आप इस दिशा में गंभीरता से विचार करें, जहाँ हमारी आवश्यकता महसूस करेंगे हम आपके साथ रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई सुभाष श्रीवास्तव जी ने तमाम राजनीतिक झंझावात देखे हैं, झेले हैं और भोगे हैं। तो आपने बड़ी देश की मौजूदा स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, देश के हालात क्या हैं और उसके प्रति परिणाम क्या है और आगे आने वाले भविष्य में और क्या इस देश को चिंतित देखना है, आगाह करने का इन्होंने काम कर दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस साथी की तरह जो रात में चिल्लाकर गलियों से जाता है सीटी बजा करके कि सतर्क हो जाओ, ट्रेन का ड्राइवर सीटी बजा देता है, उसका कंडक्टर गार्ड की भैया ट्रेन जाने वाली है, अपने अपने सीट पे बैठ जाओ, रोडवेज का कंडक्टर सीटी बजा करके बता देता है कि बस छूटने वाली है, भैया अपनी अपनी सीट ले लो। तो सीटी बजाने का काम आप कर रहे हैं, सचेत करने, सीटी कुछ नहीं, आवाज कुछ नहीं, आपको सचेत कर रही है, आपको जागृत कर रही है, आपको जीवंत कर रही है। और दुष्यंत कुमार जी ने भी लिखा था कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्वतों की तरह हिलने लगी, सत्य लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर में, हर नगर में, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए लोग क्या जिंदा है, धमनियों में खून दौड़ रहा है। उन्होंने कहा हाथ लहराते हुए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, वो कहीं भी आग उसी जो धधक वालों की है, राजनीतिक ज्वालामुखी जो धधक रहा है। डायनामाइट बन के हमारे भाई साहब आए हुए हैं, पलीता लगाना चाहते हैं, ब्लास्ट करना चाहते हैं और जो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक कलुषित वातावरण तैयार हुआ है, क्लेशदायी भी है, कलुषित भी है, कष्टकारक भी है। तो उसको विखंडित करने के लिए, इसलिए कि जब तक विखंडित नहीं किया जाएगा तब तक आप कतई सफलता नहीं पा सकते। उस ताकत को विखंडित करना होगा। तो अब चूंकि आपका अध्यक्षीय भाषण हो गया, अब हमें बोलने का कतई जो है एक संसदीय एक किसी भी कार्यक्रम की एक अपनी परंपरा होती है, उसके कुछ दिशा निर्देश तत्व होते हैं। अब मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने 4 लाइनें आपने चूंकि उन शहीदों को जो आज़ादी चली, बताइए श्रोमणी नाम की महिला 1757 में उस उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासी महिला थी श्रोमणी, उसने आंदोलन किया था, बगावत का झंडा फहराया और 1700 लोग 1857 की बात करते हैं, मैं 1757 से जितने भी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुए मैं एक लंबी फेरिस्त आपको दे सकता हूं। अब तक कहीं जाकर के 7,35,000 के लगभग लोगों की आहुति के बाद माँ भारती की बेड़ियों की जगरण खत्म हुई है, उपनिवेशवाद खत्म हुआ है, ब्रिटानिया हुकूमत का खात्मा हुआ है। उन शहीदों की शरणों में मैंने 4 लाइनें लिखी है, क्योंकि मैं लिखता पढ़ता हूँ, कभी हृदय व्यक्ति हूँ। मैंने लिखा है कि आजादी के खातिर चढ़ गए, आजादी के खातिर चढ़ गए सूली भरी जवानी में, और जिनकी चर्चा होती हर पल किस्से और कहानी में, जोश कहाँ मिल पाएगा, जोश कहाँ मिल पाएगा जो था झांसी की रानी में, और नहीं है जिसमें देश प्रेम डूबे चुल्लू भर पानी में, नहीं है जिसमें देश प्रेम डूबे चुल्लू भर पानी में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी स्नेहिलमयी सारगर्भित जो वैचारिक एक विवेचनात्मक संभाषण की आपकी उपस्थिति रही, उसकी गरिमामयी आपकी उपस्थिति को फिर से सादर सहृदयी भाव से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और देखते रहिए जनता खबर, जहाँ पहुंची हुई है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के लोग। धन्यवाद जनता खबर।